अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टीवी तोड़ आईपीएल के मैचेस शुरू हो गए थे। पापा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। मम्मी भी जल्दी जल्दी काम निपटा के पापा के साथ टीवी के सामने आईपीएल देखने बैठ जाती है। दोनों ने अपनी अपनी टीम चुन ली थी और पापा मम्मी दोनों एक दूसरे के छक्के छुड़ाने में लगे थे। देखा कैसे धो रही है मेरी टीम तुम्हारी टीम को। अजी छोड़िए, टॉस जीत गए तो कुछ भी बोलोगे क्या? अभी हमारी बल्लेबाजी बाकी है। देखते हैं। वैसे तो पिछली बार भी तुम यही कह रही थी। गट्टू और चिंकी परेशान थे क्योंकि आईपीएल की वजह से ना तो मम्मी पापा दोनों की तरफ ध्यान दे पा रहे थे और ना ही दोनों को अपना मनपसंद कार्टून देखने दे रहे थे। पापा कार्टून लगाओ ना। अरे क्या हर वक्त कार्टून। मैच देखो कैसे धो रहे हैं एक दूसरे को। पापा हमें आईपीएल समझ नहीं आता तो जाकर खेलो जाओ, हमें मैच देखने दो। पापा मम्मी का यह बर्ताव देखकर गट्टू और चिंकी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो ये आईपीएल बंद करवा के ही रहूंगा। आईपीएल ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गुस्सा ना होइए भैया, चलो हम कुछ खेलते हैं। पर खेलने के लिए क्या है हमारे पास? नए खिलौने भी तो कोई लाकर नहीं देता। बैट और बॉल तो है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का नाम सुनकर गट्टू का खून खौल जाता है। अरे पूरी दुनिया में बस यही खेल बचा है क्या? लाओ बैट और बॉल लेकर आओ। अब मैं ऐसा खेलूंगा कि एक दिन पापा मम्मी मुझे टीवी पर देखेंगे। चिंकी बैट और बॉल लेकर आती है। गट्टू गुस्से से बैट पकड़ता है और पोजीशन लेता है। चिंकी बॉलिंग करती है। ये आया पहला बॉल, ये उठाया बल्ला और छक्का। ऐसा कहकर गट्टू बैट घुमाता है पर सच में छक्का छूट जाता है। बॉल हवा की रफ्तार से बैट को छूकर गायब हो जाती है और शीशा टूटने की जोरदार आवाज आती है। चिंकी के साथ साथ गट्टू के भी होश उड़ जाते हैं। भागते भागते दोनों हॉल में आकर देखते हैं तो टीवी जमीन पर बिखरा पड़ा है और पापा मम्मी भी हैरान खड़े हैं। यह देखकर गट्टू की तो हवा निकल जाती है। पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो सिक्सर मारने के चक्कर में। भैया आप टीवी पर दिखने वाले थे पर आपने तो टीवी ही देखने लायक नहीं छोड़ा। गट्टू बुरी तरह कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे मार पड़ने वाली है। वो मार खाने के लिए मन तैयार करता है। तभी पापा एकदम से गरज पड़ते हैं। सचिन, अरे सचिन! नहीं, मेरा बेटा तो कोहली बनेगा, विराट कोहली। यह सुनकर गट्टू और चिंकी हैरान रह जाते हैं। वाह गट्टू वाह, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा बेटा है। अरे बचपन में मैं लोगों की खिड़कियां तोड़ता था, तूने तो टीवी ही तोड़ दिया। वाह क्या शॉट मारा होगा। पापा आप गुस्सा नहीं हो? अरे बेटा मुझे तो गर्व है कि मेरे घर सचिन पैदा हुआ है। और चिंकी क्या बॉलिंग करती है तू। तुम दोनों आगे क्रिकेटर ही बनना। तो फिर चलो एक मैच हो जाए। वैसे भी आईपीएल देखते देखते बोर हो गई थी। बकवास खेलते हैं, उनसे अच्छा तो हमारे बच्चे खेलते हैं। गट्टू और चिंकी कुछ समझ पाए इससे पहले पापा और मम्मी दोनों को ग्राउंड पर खींच लाते हैं। 2 टीम बनेगी, मैं और गट्टू। चिंकी और मैं। डन। टॉस करे। सिक्का हवा में उछाला जाता है। मम्मी और चिंकी टॉस जीतते हैं। मम्मी बल्ला संभालती है, पापा बॉलिंग करते हैं और गट्टू फील्डिंग करने लगता है। पापा बॉल मम्मी की तरफ फेंकते हैं। मम्मी बल्ला उठाती है और हवा में घुमाती है। बल्ला हवा में ही रह जाता है और पापा के बॉल से मम्मी क्लीन बॉल्ड हो जाती है। आउट! चिंकी बैटिंग करने लगती है। पापा बॉल फेंकते हैं। चिंकी बैट घुमाकर चौका मारती है और गट्टू कैच पकड़ लेता है। आउट! इस प्रकार मम्मी और चिंकी की टीम 0 रन बनाकर आउट हो जाती है। इधर सारा मोहल्ला टीवी छोड़कर यह मैच देखने ग्राउंड पर भागता है। ग्राउंड दर्शकों से भर जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए हाथ में बैट लेकर गट्टू मैदान में उतरता है।
बेस्ट ऑफ लक बेटे। गट्टू हवा में बैट उठाता है तो लोग शोर मचाने लगते हैं। गट्टू, 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 गट्टू। चारों ओर सिर्फ गट्टू ही गट्टू छाया था। गट्टू पोजीशन लेता है, मम्मी बॉल फेंकती है, गट्टू बैट हवा में घुमाता है और सामने आए हुए बॉल को हवा में उछालता है। बॉल सीधा जाता है और शर्मा जी की खिड़की चकनाचूर हो जाती है। कोई बात नहीं, खेलो बेटा, अपने मोहल्ले का सचिन है तू। इस प्रकार सामने से आई हर बॉल को गट्टू हवा चखा देता है। चौके और छक्के मार मार कर सबके छक्के छुड़ा देता है और इस प्रकार गट्टू अकेला ही पापा को मैच जितवा देता है। पापा गट्टू को कंधे पर उठा लेते हैं। सारा मोहल्ला नाचने लगता है और चीखने लगता है। गट्टू, 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 गट्टू। गट्टू उठ जा, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कब तक सोता रहेगा? और तभी गट्टू एकदम नींद से जाग जाता है। मम्मी, अपना टीवी तो ठीक है ना? ठीक है, टीवी को क्या हो सकता है? पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। अरे यार, लगता है मैं तो सपना देख रहा था। कैसा सपना? मुझे भी तो बताओ। गट्टू, गट्टू। गट्टू चुपचाप बाथरूम चला जाता है। मम्मी को कोई जवाब नहीं देता। देता भी कैसे? उसने सपना ही कुछ ऐसा देखा था जो सपने में भी नहीं हो सकता था। चिंकी का आइडिया। बहुत समय पहले किसी शहर में चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनके अलावा घर में पूजा नाम की एक मेड भी थी जो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दो। मालकिन, सारा खाना बन गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से चिंकी को स्कूल से ले आओ। मालकिन, चिंकी भी स्कूल से आ गई। इस तरह सब सही चल रहा था। फिर एक दिन पूजा बीमार हो गई। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं पूजा, आज तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर पूजा घर चली गई। उस दिन घर का सारा काम मम्मी को करना पड़ा। अगले दिन सुबह मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ये पूजा तो आज भी नहीं आई। आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी। भगवान करे आज तो पूजा आ ही जाए, नहीं तो आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी उनके घर ज्योति नाम की एक दूसरी मेड आई। तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? मेरा नाम ज्योति है। पूजा दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती उन्होंने उनकी जगह मुझे काम पर भेजा है। सच? भगवान का शुक्र है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ज्योति काम पर लग गई। पूजा की तरह ज्योति भी बहुत अच्छे से काम करती थी और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ज्योति दीदी, आप ऐसे ही रोज नई नई चीजें बनाया करो। ठीक है चिंकी। अब ज्योति रोज चिंकी को नया नया खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसके सामने से एक चूहा भागता हुआ गया। मम्मी, मेरे रूम में चूहा है। क्या? कहाँ है चूहा? वो बाहर चला गया। कहाँ गया? वो रहा। मम्मी और चिंकी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसके पहले वो चूहा भाग गया। मम्मी, जेरी तो भाग गया। जेरी कौन? यही चूहा। वो टीवी पर टॉम एंड जेरी आता था ना, उसमें चूहे का नाम जेरी होता है। ठीक है, पर अब इस जेरी को पकड़ेंगे कैसे? और फिर चूहे को पकड़ने के लिए मम्मी और चिंकी ने बहुत कुछ किया। इसमें जेरी जरूर फंस जाएगा। इसे खाकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। इसे सूंघकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए मम्मी बिल्ली भी ले आई। बिल्ली का तो काम ही होता है जेरी को पकड़ना। अब जेरी कहाँ जाएगा? लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। आखिरकार हार कर मम्मी ने कहा, जाने दो, मैं हार मानती हूँ। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वो चूहे को पकड़ने के बारे में सोचती रही।
मैं इस जेरी को पकड़ कर ही रहूंगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसने देखा कि वो चूहा चिंकी के हलवे की कटोरी में से बचा हुआ हलवा खा रहा है। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गई और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे पता चल गया कि जेरी को कैसे पकड़ना है। चिंकी ने पिंजरे में ज्योति का बनाया हलवा रखा और उसके हैंडल पर लगा तार पकड़कर वो दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चूहा हलवे को सूंघता हुआ आया और पिंजरे के अंदर चला गया। चूहे के पिंजरे में आते ही चिंकी ने तार खींच दिया, जिससे चूहा पिंजरे में फंस गया। ये! मैंने जेरी को पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जेरी हलवा खाने जरूर आएगा? वो ऐसे कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने देखा कि जेरी ज्योति दीदी का बनाया हलवा खा रहा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जब से ज्योति दीदी आई है तब से ही ये जेरी हमारे घर आने लगा है। बस मैं समझ गई कि ये ज्योति दीदी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने ही हमारे घर आता है। अरे वाह चिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। थैंक यू मम्मी। इस तरह चिंकी ने नई मेड के स्वादिष्ट खाने की वजह से घर में आए चूहे को अपने आइडिया से पकड़ लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए चिंकी की तरह बिना हार माने हमें उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढते रहना चाहिए। जादुई कलम। राधेपुर नाम का एक बड़ा सा राज्य था। वहाँ के राजा सत्यवान बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा में सदा ही जय जयकार होती रहती और उनके इसी अच्छे स्वभाव के कारण एक बड़े जादूगर ने उन्हें प्रसन्न होकर एक कलम भेंट की। हे न्यायप्रिय राजा, यह कोई साधारण कलम नहीं, यह एक जादुई कलम है। सत्य की परीक्षा में यह तुम्हारा हमेशा साथ देगा। इस कलम से जो भी अच्छा लिखोगे वह 3 दिन बाद वैसा ही होगा। जादूगर, क्या वाकई यह कलम जादुई है? जी महाराज, चाहे तो आजमा के देख लीजिए, पर एक सावधानी लेनी होगी महाराज। वह क्या? यह कलम जिसके हाथ में होगी वही उसका मालिक होगा, और पहले इस्तेमाल में जिस चौपड़ी पर आप अपनी इच्छा लिखेंगे उसी चौपड़ी पर बाकी लिखी हुई इच्छा पूरी होंगी। मतलब चौपड़ी और कलम के मिलाप से ही इच्छाओं की पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस कलम का हमेशा प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह राजा जल्दी उठकर कलम और चौपड़ी की मनोभाव से पूजा कर उस पर अपनी इच्छा लिखता है। मेरे राज्य में हरियाली छाए, नदियों और कुओं में पानी ही पानी आए, बस यही है इच्छा। प्रजा का पुण्य मुझे मिल जाए। ऐसा लिखते ही काला अक्षर स्वर्ण बन गया और आने वाले 3 दिन में चारों तरफ हरियाली छा गई। नदियाँ, कुएं पानी से भरकर बहने लगे। यह तो चमत्कार हो गया। कमाल की कलम है यह। इसी तरह राजा ने प्रजा के हित में आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ मांगा और कलम ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी। यदि यह कलम मुझे मिल जाए तो मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ। पर चौपड़ी तो सिपाहियों के निगरानी में है। खैर, मैं अपनी इच्छा लिख देता हूँ, क्योंकि राजा तो मैं ही बनूंगा। राजा के विश्वास का प्रधान फायदा उठाते हुए अपनी इच्छा से उस चौपड़ी में लिखता है, मैं राजा बन जाऊं। आने वाले 3 दिनों में राजा की मांगी सारी इच्छाएं उल्टी हो जाएं और राजा भिखारी बन जाए। अक्षर का रंग लाल हो जाता है और प्रधान बहुत खुश हो जाता है। इस चौपड़ी में यह इच्छा किसने लिख दी? कौन मेरे राज्य के बुरे पर तुला है? अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। यदि यह लिखने वाले का पता नहीं चला तो राज्य में फिर से दुख का साया आ जाएगा।
कुछ करना होगा। राजा तुरंत उस जादूगर को बुलाकर यह बात बताता है। महाराज, आप चिंता ना करें, इसका हल है मेरे पास। आप राज दरबार में सबको बुलाइए। ठीक है, पर इस संकट का निवारण कर दो जादूगर। दूसरे दिन दरबार में राज्य के सभी लोग आते हैं और जादूगर अपना दिमाग चलाता है। इस राज्य के चौपड़ी में किसने अपनी काली करतूत है लिखी, लेकिन वह नादान यह नहीं जानता कि इस कलम से हमेशा अच्छी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जो बुरा लिखे उसकी उसी 3 दिन बाद मौत हो जाती है। यह सुनकर प्रधान के होश उड़ जाते हैं और फिर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। लालच में आकर मैंने यह सब लिख डाला, पर मुझे नहीं पता था इसका दुष्परिणाम मेरी मौत है। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। जादूगर जी, मुझे बचा लीजिए। यदि तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो इसी चौपड़ी में लिख डालो, मेरा लिखा मिट जाए, फिर से सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। प्रधान जैसा जादूगर कहता है वैसा ही लिख देता है और पहले वाले अक्षर मिट जाते हैं और कुशल मंगल के अक्षर सुनहरे हो जाते हैं। राजा प्रधान की गलती की उसे सजा सुनाता है। अच्छाई के आगे बुराई की हमेशा हार होती है। सुखीराम के समोसे। बहुत समय पहले एक शहर में एक चौक होता था। उस चौक पर खाने पीने की बहुत सी दुकानें थीं। शहर के सभी लोग उस चौक पर मजेदार चटपटा खाना खाने आते थे। उस चौक पर गोपाल की बहुत पुरानी समोसे की दुकान थी। उसके समोसे पूरे शहर में मशहूर थे। फिर एक दिन बहुत दूर से वहाँ सुखीराम नाम का एक व्यापारी आया। चौक की दुकानें और ग्राहकों की भीड़ देखकर वो सोचने लगा, इस चौक पर तो बहुत ज्यादा ग्राहक हैं। अगर मैं भी यहाँ दुकान खोल लूँ तो मुझ पर पैसों की बारिश हो जाएगी। तभी उसका ध्यान गोपाल की समोसों की दुकान पर गया। इस समोसे की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ है। मैं भी यहाँ समोसे की दुकान खोल लेता हूँ। वैसे भी समोसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। उसने वहीं गोपाल की दुकान के सामने एक दुकान किराए पर ले ली और समोसे बनाने शुरू कर दिए। उनमें उसने एक खास तरह का मसाला डाला। इस खास मसाले से समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। और समोसे तलने के लिए कढ़ाई में सस्ता तेल डाला। इस तेल से मेरा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। और समोसे तैयार कर लिए। जो मेरे समोसे खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। भैया 2 समोसे देना। अभी लो। अरे वाह, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, जो मेरे समोसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सुनकर उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसकी दुकान चल पड़ी। अब वो रोज स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचने लगा। दूसरी तरफ सुखीराम के समोसों की वजह से गोपाल की सालों पुरानी दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं जाता था। इसलिए उसने सोचा, एक बार मैं भी सुखीराम के समोसे खा कर देखता हूँ। मैं भी तो देखूं इसके समोसों में ऐसा क्या है। गोपाल मुंह छिपाकर उसकी दुकान पर गया। वो 2 समोसे लेकर अपनी दुकान पर आया और उसे खाने लगा। समोसे खाते ही वो समझ गया, इन समोसों में इस्तेमाल मसालों से तो सेहत खराब हो जाती है, इसलिए सरकार ने इन्हें बैन किया हुआ है। मुझे इस सुखीराम का पर्दाफाश करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगली शाम वो अपनी दुकान के बाहर कुछ दवाइयाँ लेकर बैठ गया और जब चौक पर ग्राहक आने लगे तो उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। पेट दर्द की दवाई ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो, बुखार की दवाई ले लो। गोपाल को दवाइयाँ बेचते देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आए। आप तो समोसे बेचते थे, आप दवाइयाँ क्यों बेचने लगे? मैं समोसे भी आपके लिए बेचता था और दवाइयाँ भी आपके लिए ही बेच रहा हूँ। मगर दवाइयों का हम क्या करेंगे?
हमारी तबीयत तो एकदम ठीक है। हाँ, हम तो एकदम हट्टे कट्टे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सुखीराम के समोसे खाते रहे तो कब तक हट्टे कट्टे रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि सुखीराम अपने समोसे को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें ऐसे मसाले डालता है जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए सरकार ने भी उन मसालों को बैन किया हुआ है। क्या वो सुखीराम हमें बीमार कर रहा है? थोड़े से पैसों के लालच में वो हमें बैन समोसे खिला रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सभी सुखीराम की दुकान पर आए। बाहर निकलो सुखीराम। क्या हुआ? इतने गुस्से में समोसे कौन मांगता है भाई? हम तुमसे समोसे लेने नहीं आए, तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम स्वादिष्ट समोसे कहकर हमें बैन मसाले खिलाते हो। ये सुनकर सुखीराम समझ गया कि उसके स्वादिष्ट समोसों का पर्दाफाश हो चुका है। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब हम तुम्हें इस चौक पर रहने देंगे तब तुम कुछ करोगे ना? और फिर सभी शहर वालों ने मिलकर सुखीराम को उस चौक से निकाल दिया। इस तरह गोपाल ने अपनी अकल से सुखीराम का पर्दाफाश किया और शहर वालों को यकीन दिला दिया कि सुखीराम के समोसे असल में दुखीराम के समोसे थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। रामू ईमानदार नौकर। रामू नाम का बहुत ही मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह एक बड़े से किसान प्यारे लाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उसका मालिक बहुत दयालु और रामू पर बहुत भरोसा करने वाला था। रामू, तुम मेरे बहुत ही वफादार मजदूरों में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह धान और यह पगार लेकर जाओ। पर मालिक, पगार तो ठीक है, पर इस धान की क्या आवश्यकता है? मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। यह पगार तुम्हारे मेहनत के लिए और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। ले लो, मना मत करना। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। प्यारे लाल का लड़का इंद्रजीत अपने पिता के इस बर्ताव से बहुत जलता था। पिताजी, यह क्या? आप खामखा इन नौकरों को सर पर चढ़ा रहे हो। कुछ जरूरत नहीं इन्हें धान वान देने की। काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? बेटा इंद्रजीत, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों के वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे? नहीं ना? तो फिर उसके ईमानदारी और मेहनत पर भी संदेह मत करना। प्यारे लाल वहाँ से चला जाता है। इंद्रजीत बहुत गुस्से में आ जाता है। इस रामू को तो मैं देखो अब क्या करता हूँ। पिताजी, आपने कल ठीक कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं। क्यों ना हम मेरे दोस्त मेवालाल को भी काम पर रख लें? उसे भी काम की जरूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूंगा। क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई ही अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख ले मेवालाल को भी। धन्यवाद पिताजी। आगे आगे देखो होता है क्या। रामू, तू तो गया काम से। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान भरा है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांधकर फिर आगे जाना। जी मालिक, जैसा आप कहें। रामू बैलगाड़ी को लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद वह गाय को जब छोड़ने जाता है तो गाय जोर से लात मार देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? हे भगवान, यह क्या? मेरी बैलगाड़ी कहाँ गई? सारा धान कोई चोरी कर गया। अब मैं क्या करूं? दूसरे दिन रामू धीरे धीरे जब खेत पर आया तो मालिक इंद्रजीत और मेवालाल सामने खड़े थे। देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है। मैं खुद मिलकर आया हूँ। नहीं नहीं मालिक, यह गलत है।
भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हैं उसमें मैं खुश हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? मुझे तो कोई गाय ने लात मारी थी, मैं वहीं बेहोश पड़ा था। जब आँख खुली तो बैलगाड़ी के साथ धान भी गायब था। यह तुमने ठीक नहीं किया रामू, इतने पुराने नौकर होकर ऐसा काम कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर मेवालाल और इंद्रजीत बहुत खुश होते हैं। बेटा इंद्रजीत, जरा वो लाठी तो लाना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत खुश होकर लाठी ला देता है और दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है। प्यारे लाल लाठी लेकर मेवालाल और इंद्रजीत को मारना शुरू करता है। हाँ, हाँ, मत मारिए, मत मारिए। चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हो? जब रामू को चोरी ही करनी थी तो वह काम पर वापस क्यों आता? और अगर मेरे पास 2 बैलों के अलावा कोई गाय नहीं है तो वो मारने वाली गाय आई कहाँ से? रहा सवाल एक बोरी धान का, उसे कल खेत में छुपाते हुए मैंने खुद तुम दोनों को देखा है। प्यारे लाल फिर से पीटना शुरू करता है। मत मारिए मालिक, जाने दीजिए, यह फिर ऐसा नहीं करेंगे। देखी इसकी ईमानदारी, तुम उससे निकालने की सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। मेवालाल, अब यहाँ से भाग जाओ, हमें ऐसे नौकर की जरूरत नहीं। और इंद्रजीत, तुम कल से रामू के साथ खेतों में उसका हाथ बटाओगे, यही तुम्हारी शिक्षा है। अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा। मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के 2 हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खुलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपने बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी! गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है।
गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी। तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू, ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो, आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी बचाओ हमें। बच्चों, घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। श्री राम की महानता। ये कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की अनुमति दीजिए। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिय राम से दूर नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूं। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो, वो इस वन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने पर शूर्पणखा को बुरा तो बहुत लगा,
लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है। मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका मन कैसे नहीं पिघला? सूर्पनखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने सूर्पनखा के नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही सूर्पनखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है। मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। सूर्पनखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रीगण के साथ राज दरबार में बैठा था। भैया रावण, देखिए आपकी बहन सूर्पनखा के साथ क्या हुआ। सूर्पनखा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में 2 भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं। उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग करके लाता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, इसीलिए इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है। आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। रावण ने सूर्पनखा की बात मान ली। वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए लंकेश। मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु मैंने सुना है राम बहुत वीर है। अगर उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हरने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वध कर देंगे। और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया तो मैं अभी यहीं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वन पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण की तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कराहता हुआ चीखने लगा, सीते, लक्ष्मण! लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता जो भी हो, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और वो आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा।
तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो ये तपस्वी बिना भिक्षा ग्रहण किए ही तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आईं। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूं। और रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाद का भी वध कर दिया और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण बहुत मायावी था, वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। राम के तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। यहां तक कि राम ने रावण का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, किंतु ऐसा करते ही अगले ही क्षण उसका एक नया सिर आ जाता था। ये रावण मरता क्यों नहीं? तभी विभीषण वहां आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा और रावण कराहते हुए धरती पर जा गिरा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें